एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज का हमारा ये सेशन बेस्ड है आंसर राइटिंग पैटर्न को लेके। एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको एग्जाम्स में किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, इस पर आज हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सेशन हमारे 9th से लेके 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो एग्जाम्स जो है बहुत ही करीब है, आने वाले हैं एग्जाम्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जाम्स को लेके बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा और एग्जाम्स के लिए आप रेडी भी होंगे, यानी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही है। बट बहुत स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि पढ़ तो लिया है सारा कुछ, अब एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखेंगे, सारा जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे उस टाइम ड्यूरेशन में जो हमें एग्जाम्स के लिए अलॉटेड है उतने टाइम ड्यूरेशन में सभी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे, और कैसे साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा आंसर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कैसा होगा, कैसे बन सकता है हमारा आंसर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, हमारी प्रेजेंटेशन आंसर की बहुत अच्छी कैसे होगी उतने ही टाइम ड्यूरेशन में, कैसे हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, पैटर्न क्या होगा, कैसे हमको क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करना है। ये जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक स्टूडेंट के लिए। अगर आपको टॉप स्कोर करना है, आपको जो है टॉप 5 में आना है, आपको टॉप करना है अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, तो आपका आंसर का प्रेजेंटेशन, आपके आंसर राइटिंग का पैटर्न बहुत 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 अच्छा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप सभी साथ में पढ़ते होंगे, ग्रुप स्टडी करते होंगे, या सेम क्लास में है, सेम टीचर है, सेम चीज ही पढ़ाई गई है, कुछ अलग तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि टॉपर को कुछ अलग से पढ़ाया जाता हो और बाकी स्टूडेंट्स को कुछ अलग से, ऐसा नहीं होता। सभी को सेम चीज पढ़ाई जा रही है, सेम सिलेबस जो है पढ़ाया जा रहा है, बट स्टिल, और सेम हमने भी वैसे ही पढ़ाई करी है, बट स्टिल जो है हमारे फ्रेंड्स जो हैं ज्यादा स्कोर कर लेते हैं और हमारे मार्क्स जो हैं वो थोड़े से जो है कट हो जाते हैं, थोड़े से कम मिलते हैं। हमारे फ्रेंड्स को 1 या 2 मार्क्स ज्यादा मिल गए, हमें नहीं मिले अच्छे मार्क्स। तो बहुत बार ये चीजें हर एक स्टूडेंट के मन में होती हैं। तो आपके वो 1-2 मार्क्स कैसे बचने हैं, कैसे आप भी अपने फ्रेंड्स की तरह टॉप कर सकते हो, कैसे आप अपना 200% परफॉर्मेंस दे सकते हो एग्जाम्स में, ये सारा कुछ हम आज के हमारे सेशन में डिटेल में समझने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना है, हर एक स्टेप जो भी मैं आपको बताऊं वो अपने एग्जाम्स में जब आंसर लिखो उसको फॉलो करना है। आई एम 200% श्योर कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। उसके बाद में जस्ट एक छोटा सा काम करो, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, और जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं उन्हें आप नोट करके चलो। और अगर ये प्रैक्टिस जो मैं अभी आपको आंसर राइटिंग की बताने वाली हूं वो अगर आपने आज से स्टार्ट कर दी है तो आप अपने बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और साथ ही साथ में क्लास में टॉप भी करने वाले हैं। सो करना है ना ये सारी चीजें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन जो कि बेस्ड है आंसर राइटिंग पैटर्न को लेके। अगर इस सेशन को और भी जो दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। किसी के लिए भी ये सेशन ऐसा नहीं होगा कि ये इररेलेवेंट है। ओके, सो आपको जो है जब भी एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, एग्जाम पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर है, सो आपको उसमें क्या सारी चीजें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक सिनेरियो क्रिएट कर लो और जो है ऐसे सोचो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। अब हमें किस तरह से जो है पेपर को देना है। जब सपोज आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, आपको कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहले है कुछ मस्ट फॉलो रूल्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। और इन सारी चीजों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या है कि सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, सारा कुछ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को, रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, हर एक चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? इतना आ गया समझ में कि आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े, आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है और आपको जो है मार्किंग स्कीम पता है कि कौन से चैप्टर से कितना आने वाला, उस अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस एक ही चीज की कमी रह जाती है बहुत बार कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, आंसर अच्छे से नहीं लिख पाए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पता ही नहीं था कि कैसे सारी चीजों को करना है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले 2 मिनट लो, सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लो। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया है, उसको रीड कर लो कि क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले स्टार्ट करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है
वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मे बी 1 या 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, 1 वर्ड क्वेश्चंस आ गए, कुछ इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स इन ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव पार्ट पर सबसे लास्ट में आना, ठीक है, मतलब पहले सब्जेक्टिव पार्ट को पढ़ लो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये सारा कुछ आपने समझ लिया। अब अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो। आपको उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन पर एक छोटा सा मार्क आपको लगा लेना है कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये मैंने पढ़ा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सारा सिलेबस कवर करने के बाद में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि समझ नहीं आया किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, या आंसर समझ में नहीं आया। बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं नर्वस हो जाते हैं, तो इसलिए भी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। बट रिलैक्स होके जाओ, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लो कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, और एग्जैक्टली यू शुड नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड। जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझसे क्या चीज इसमें पूछी गई है। बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, ये एक चीज होती है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, बट बहुत बार स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, मुझे सारा कुछ आता है। और जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को रीड करते हैं तो फटाफट उसको रीड करते हुए चले जाते हैं और अच्छे से उसको मतलब पढ़ते नहीं, अच्छे से समझते नहीं है क्वेश्चन को और आंसर लिख देते हैं। फिर घर जाके जब देखते हैं तो कहते हैं ओ शिट, इसमें तो ये चीज पूछी गई थी और मैंने यहाँ पर ये आंसर दे दिया। होता है, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले एक चीज क्या करनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में, कि सबसे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करिए। क्योंकि क्या होता है, उनमें मार्क्स ज्यादा होते हैं। जो आपके सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसका जो मार्किंग होती है वो ज्यादा मार्क्स की होती है। मतलब अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो मे बी 70 आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है और 30 आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो पहले सबसे पहले, क्योंकि मार्क्स तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पार्ट आप अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के देखा, सब्जेक्टिव पढ़ना है फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ के देखा, आपको लगता है मुझे सारे आंसर्स आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, या फिर आपको लगता है मुझे इसमें से 90% क्वेश्चंस के आंसर पता है, तो सबसे पहले 10 या 20 मिनट में, ठीक है, 10 to 20 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव पार्ट को करके जो है उसको खत्म कर दो। तो वो क्या हो गया कि आपका एक जो टेंशन है वो तो खत्म हो गया, अब सब्जेक्टिव बचा है, अब इसको आपको अटेम्प्ट करना है। अब सब्जेक्टिव में जब आप क्वेश्चंस को आंसर करो तो उन्हें अच्छे से रीड करो, समझो कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आपने जस्ट रीड कर लिया और जो है आंसर लिख दिया। अच्छे से समझो क्वेश्चन में क्या एक चीज पूछी गई है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हैं, मतलब ये 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स भी इसमें आते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये स्टेप याद रहेगी। देन क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन में पार्ट्स दिए रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स, डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताती हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। डिस्कस इट्स फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। अब जस्ट सपोज ये आपसे क्वेश्चन बोला जाता है, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या सबसे पहले देखना है, पहले तो अच्छे से रीड कर लो, ये क्वेश्चन दिया है। अब आपने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो। सबसे पहले मुझसे इसमें मीनिंग पूछा है ग्लोबलाइजेशन का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या हो गया, डिस्कस इट्स फीचर्स, ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं ये मुझसे सेकेंडली पूछा गया है, एंड इट्स इंपैक्ट्स इन इंडिया, और थर्डली मुझसे पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इंपैक्ट्स होते हैं इंडिया में। तो
तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो कितने पार्ट्स में दिया गया है, सबसे पहले ये आप आइडेंटिफाई कर लो। और देखो ये सारी चीजें करने में, क्वेश्चन को रीड करने में, उसे समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, आपको कुछ सेकंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है उसको समझने में, उसको पढ़ने में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं था, कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया था कि ये नहीं पढ़ता हूं, हो सकता है ये नहीं आएगा क्वेश्चन में, बट वो आ गया, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, उसे छोड़ दो, उसे सबसे आखिरी में करना है। बट जो आता है अच्छे से पढ़ा, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो। सबसे पहला फिर आपका आंसर क्या होगा, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसी में आपका सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। देखो जब पार्ट्स में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको उसको पैराग्राफ में लिखना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले, ये मान लो आपकी नोटबुक है, तो सबसे पहले आपने लिखा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपका मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन जस्ट सपोज यहां पर एंड होता है, तो आपने फिर क्या लिखेंगे, आप एक लाइन छोड़ दीजिए, आप लिखिए फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने सारे फीचर्स बता दिए ग्लोबलाइजेशन के, देन थर्ड आपसे क्या बोला है, इम्पैक्ट इन इंडिया, तो आपने एक और लाइन जो है उसको छोड़ दिया, एंड देन इम्पैक्ट इन इंडिया। तो समझ में आ रहा है कि आपने जो है 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को आंसर किया है, आपने सभी पार्ट्स को आंसर किया है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी कि अगर जो है क्वेश्चन मुझसे पार्ट्स में पूछा गया है तो उस पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, लाइक सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। और हर एक सेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होता है कि सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड इट इज 1 मार्क ईच। आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है 1 मार्क ईच, और मान लो वर्ड लिमिट भी लिखी है 15 वर्ड्स। जस्ट सपोज कि जो सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 मार्क ईच, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और उसमें आपको 15 वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये आपने जो है, एक तो मार्क्स ध्यान में रखो कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही मार्क्स का है, और दूसरी चीज वर्ड लिमिट दैट इज 15 वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मार्क का क्वेश्चन है और 15 वर्ड लिमिट्स है। अब आपसे पूछ लिया व्हाट इज पावर, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ बताना है कि पावर ये होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन। अब अगर आप उसमें पावर के एलिमेंट्स लिखने लग जाओ और उसको डिफाइन करने लग जाओ तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 15 वर्ड्स हो गए थे पर आप थोड़ा भावनाओं में बह गए और आपने क्या किया, उसको 30 वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, आपने 15 वर्ड्स की जगह उसको 30 वर्ड्स में लिख दिया, तो टीचर आपको 2 मार्क्स तो देने वाली नहीं है, देगी तो वो आपको 1 ही मार्क। तो इसीलिए जितना मार्क्स है और जितनी वर्ड लिमिट है उतना ही लिखो। ये आप एक्स्ट्रा 15 वर्ड्स का लिख के अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। आपको जो मैंने सबसे पहले चीज क्या बोली थी कि टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्वेश्चन छूट जाएंगे तो क्या होगा कि आप जो है ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो, इतने वर्ड्स में पूछा, मतलब 15 वर्ड्स है, आप मैक्सिमम 20 कर सकते हो, बट आप उसको 25, 30, 50 कर रहे हो, इस बात का कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस है क्या इस बात का? नहीं है ना। तो इसीलिए वो चीज आपको नहीं लिखनी है। वर्ड लिमिट में रहो और उतना ही आंसर आपको लिखना है। मार्क्स को ध्यान में रखो। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स का लिखोगे तो टीचर 3 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा लिखोगे तो चेक भी नहीं करेंगे, वो जस्ट ऐसे देखेंगे हाँ लिखा है, ओके, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड ऑफ टीचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका टीचर जो है जब वो कॉपी चेक करेंगे तो उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उनका मूड कैसा है, आपको थोड़ी ना पता है इस बारे में। वो किसको पता है? वो टीचर को पता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। जैसे मान लो कोई टीचर है, उनका जो है उस दिन सुबह सुबह उनकी वाइफ से लड़ाई हो गई और उनका मूड बड़ा खराब था और फिर वो कॉपी चेक करने आ गए, तो कहीं वो गुस्सा आपकी कॉपी पे ना निकल जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है। ऐसा होता नहीं है अक्सर, बट ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। जो अभी मैं आपसे कह रही थी कि आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर प्रेजेंट किया है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? अब ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? सबसे पहला काम,
वर्ड लिमिट ध्यान में रखो, मार्क्स ध्यान में रखो। सेकंड, क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करो, नहीं समझ में आया 2 बार रीड कर लो, फिर भी नहीं समझ में आया उसको थोड़ी देर साइड में रख दो, जो समझ में आ रहा है उसको आंसर कर लो, ठीक है। पार्ट्स दिए हैं अगर क्वेश्चन में, उसको आइडेंटिफाई करो, पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करो। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो आपको फुलफिल करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब सपोज आप शॉप पे गए, आपने कहा चिप्स का पैकेट दे दो, लेस चिप्स का पैकेट दे दो, लेकिन शॉपकीपर क्या करे, आपको बिस्किट दे दे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो चाहिए वही, तो वैसे ही जो क्वेश्चन की डिमांड है आपको वही आंसर करना है, उसके अलावा आंसर करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतना आगे समझ में? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनरली होता क्या है, कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो इन जनरल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है वो 4 टाइप्स ऑफ होता है, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट इन जनरल जो होता है वो यही पैटर्न होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें सिर्फ शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग हो, बट इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। थर्ड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फोर्थ, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन जनरल होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको आंसर भी वेरी शॉर्ट में ही लिखना होता है। इसको ध्यान रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो पूछा है बस वही आपको आंसर देना है, ठीक है। इसको ना नोट कर लो कि जो भी मुझसे पूछा गया है, जो पूछा है बस उतना, उसके बाहर हमको आपको नहीं जाना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उतना ही आंसर करो। पूछा है व्हाट इज पावर बताओ। पूछा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, बस ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताओ। इसमें वर्ड लिमिट सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। इन जनरल जो है 1 या 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, 10 to 15 वर्ड लिमिट होती है। तो आपसे जितना पूछा जाता है बस वो, ज्यादा भावनाओं में बिल्कुल मत बहना। इन क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी मत बहना, बिल्कुल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मेरे हिसाब से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने पड़ते, मतलब सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहले आपको लॉन्ग और ऐसे टाइप अटेम्प्ट करना चाहिए। अब वो कैसे, वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली आपके पास में 30-40 वर्ड लिमिट्स होती है। देखो वर्ड लिमिट चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस क्लास में हो, किस तरीके का पेपर आने वाला है, बट इन जनरल जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि 30 to 40 वर्ड लिमिट्स होती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट डिस्क्राइब करना होता है। जो भी आपसे पूछा गया है उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे जो भी क्वेश्चन, अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे आंसर करना है। तो आपको जस्ट शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देना है, बस बता देना उसके बारे में कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, इसमें ये पार्ट्स होते हैं, ये इसका एक आध एग्जाम्पल है। एक आध एग्जाम्पल जस्ट उसमें लिख दो तो वो जो है समझ में आ जाता है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल को भी डिस्क्राइब नहीं करना है, जस्ट जो क्वेश्चन में पूछा है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करना होता है, हर एक चीज को क्या करना होता है, एक्सप्लेन। मतलब आपको आंसर देना है लॉन्ग में, आपको हर एक चीज बतानी है। आपका मतलब जो भी टीचर होंगे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझे डिटेल में, आप मुझे अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन करके दोगे। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसके बारे में जितना भी आपको नॉलेज होगा वो सारी चीजें मुझे बताओगे। मतलब जो पूछा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट जो पूछा है आप मुझे उसका अच्छे से डिटेल में आंसर लिख के दोगे। दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस या फिर जिसे हम ऐसे भी बोलते हैं, बहुत बार आपके मतलब इंग्लिश वगैरह में, हिंदी में आपने लिखे होंगे ना, ऐसे आते हैं और क्वेश्चन में। तो वो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे का क्या एक पैटर्न होता है, ऐसे का एक बिल्कुल अलग पैटर्न होता है। आपको हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में बतानी होती है। कैसे बतानी होती है, हर एक पार्ट को डिटेल में बताना है। जो भी जिस भी चीज पर ऐसे बेस्ड है उससे रिलेटेड आपको जितनी चीजें पता है वो सारा कुछ आपको अपने आंसर में बताना होता है। अभी हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वेरी शॉर्ट में मतलब आ सकते हैं इन द सेंस ऐसा नहीं, आप सभी क्लासेस के जो सिलेबस हैं वो बहुत ही वास्ट है, बट हम थोड़े से टाइप्स देखेंगे कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको उसको आंसर कैसे करना है। पैटर्न मैं आपको बताऊंगी, उस पैटर्न को आपको जो है फॉलो करना है। क्लियर है? सो जनरली ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैंने आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या कहा, आंसर ओनली व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको बस उतना ही आंसर करना है, उसके अलावा आपको कुछ आंसर नहीं देना है। यहां पर बहुत कम वर्ड लिमिट होती है, आपको उस वर्ड लिमिट को जो है ध्यान में रखना है और फिर आंसर देना है, ठीक है। सो ये है आंसर ओनली व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। पर अब कैसे दोगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको आंसर करना है, ये सवाल होंगे मन में। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, लाइक
पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पावर, ये क्वेश्चन है और ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा गया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पावर। अब मैंने आपसे क्या कहा, जो पूछा है बस वो बताना है। तो क्या पूछा है इसमें, आपसे इसमें पूछा है कि पावर क्या होता है, क्या होता है पावर। तो आपने जस्ट बता दिया कि पावर जो है सोशल साइंस और पॉलिटिक्स में एबिलिटी, कैपेसिटी, जहां आप इंडिविजुअल के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दैट इज पावर। ये आपने क्या बता दिया, ये आपने शॉर्ट में बता दिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ड लिमिट के अंदर रह के आपको लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर लिखा तो आप काउंट करने बैठ गए, अच्छा 1 2 3 4 5, नहीं, ये नहीं करना है। वर्ड लिमिट आपको एक अंदाजा बैठ जाता है कि हाँ इतना जो है, मतलब एक आध लाइन में या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन में मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज 10 to 15 वर्ड्स लिमिट। किसी की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी भी होती है तो आपका आंसर 3 लाइन्स में आएगा, बट वर्ड लिमिट्स में रह के आपको उसको लिखना है, यानी जो पूछा बस उतना आंसर कर दो, ये हो गया वेरी शॉर्ट। और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, मतलब आपने जो पूछा वो आपने एक लाइन में लिख दिया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। अब लॉन्ग आंसर्स में क्या होता है, जहां 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी गलत किया तो मे बी 0.5 कट हो गया, मे बी 1 मार्क्स कट हो गया, इसमें ज्यादा मार्क्स कट नहीं होते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 0.5 तो मिलने ही वाले हैं। तो इसीलिए अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें आपको जो है क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, बस एक स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको किसी दिन स्कूल में जो है असेंबली में स्टेज पर बुला लिया गया और आपसे कहा कि इस टॉपिक के बारे में कुछ बताओ, तो पहले उसका मीनिंग बताओगे ना थोड़ा सा, कि एक स्टार्टिंग लाइन तो करोगे, कुछ तो स्टार्ट करोगे। तो वैसे ही जब इन क्वेश्चन को आंसर करो तो एक छोटी सी स्टार्टिंग लाइन और मेन पार्ट ऑफ द आंसर। मेन पार्ट ऑफ द आंसर का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा है। अब फिर क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि पर ये करना कैसे है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर करूंगा मैं इसको। तो देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। इंडिया के पीपल किस तरह की सोर्सेज ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया समझ में, अच्छे से पढ़ लो एक बार और नहीं आया समझ में तो। अब इस क्वेश्चन में मेनली आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो ये ढूंढो। तो इसमें सबसे पहले हमसे बात करी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। इसमें यह कहा है कि इंडिया के लोग प्रेजेंट में किस तरह की सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो मतलब कि क्वेश्चन किस एक चीज पर बेस्ड है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। तो आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, मैंने आपसे कहा कि एक जो इंट्रोडक्शन होगा, एक जो स्टार्टिंग लाइन होगी, वो क्या होगी कि सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। तो सोर्सेज जहां से यूजफुल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। मैं यहाँ आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करूंगी, मैं जस्ट आपको एक पैटर्न बता दूंगी कि आपने ये इंट्रोडक्शन लिखा या आपने मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखा, और ये एक छोटा सा एक आध लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। एंड फाइनली जो आपसे पूछा है कि व्हाट आर द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया, तो आपने वो किया और आपने आंसर लिख दिया। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में क्या रखनी है, हाईलाइट। आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर में हाईलाइट करना है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू हाईलाइट, आपका आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो आपको दिख रहा है कि मैंने इंट्रोडक्शन कहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा है कि मैंने प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ पर लिखा है, दिख रहा है ना आपको, हाईलाइट हो रहा है, ये मैंने कलर से कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आंसर में जो है ड्रॉइंग्स बना के आ जाओ, आप वहाँ बहुत सारे जो है मतलब वाटर कलर, स्केच पेन, ये सब यूज करो, नो। आप 2 पेन यूज कर लो, आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर लो। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर सिर्फ एक ही पेन मतलब कलर जो है अलाउड होता है, आपको सिर्फ ब्लू से ही लिखना है, ऐसा भी होता है। तो देखो क्या कर सकते हो, उस एक चीज में क्या कर सकते हो, जस्ट सपोज ये आपकी मतलब जो है नोटबुक है, आपको इसमें आंसर लिखना है। तो एक जहां पर दोनों कलर अलाउड है, आपने क्या किया, ये लिखा आपने इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से, और ये हो गया आपका आंसर ब्लू पेन से, कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो ये होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, आपने वो नेक्स्ट हेडिंग वापस से ब्लैक से लिखी, आपने लिखा प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये हो गए आपके प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। इन इंडिया प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये होते हैं।
आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना कि मैंने इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा है, मैंने प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहाँ लिखा है। अब जैसे सपोज ये सारा कुछ मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ, मैं ये सारा कुछ जो है सिर्फ एक ही पेन से लिख देती हूँ। आप देखो जिनके यहाँ पर सिर्फ एक ही पेन अलाउड है वो अभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम कैसे लिखेंगे, आपको भी बता रहे हैं कि आपको कैसे हाईलाइट करना है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो है डिफरेंट कलर पेन्स अलाउड नहीं किए जाते हैं। अब ये आपने एक ही पेन से लिखा था, इसको कैसे हाईलाइट करोगे, ये आपने एक बॉक्स बना दिया या आपने इसको अंडरलाइन कर दिया तो दिख गया कि अच्छा यहाँ पर आपने कुछ अलग से जो है मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसलिए आपने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन में आंसर्स को हाईलाइट करिए। आप हाईलाइट करोगे तो वो आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छे से दिख जाएगा, जैसे यहाँ आपको मेरा आंसर दिख रहा है। ठीक है, सो आपको शॉर्ट आंसर्स में क्या करना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और फाइनली जो भी आपसे आंसर पूछा है उसको छोटा सा डिस्क्राइब कर दो कि इंडिया में ये सोर्सेज यूज करते हैं, 50 ईयर्स से जो है पॉसिबिलिटी है कि पीपल जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आ गया ये भी समझ में, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जहां पर आपके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं और वर्ड लिमिट भी ज्यादा होती है, उसमें आपको ये एक पैटर्न फॉलो करना है कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इंट्रोडक्शन होगा, मेन पार्ट ऑफ द आंसर विद एग्जांपल्स, जो मेनली क्वेश्चन में पूछा है वो तो आंसर करना ही करना है, साथ ही साथ में एक कंक्लूजन लिखना है। हम शॉर्ट आंसर में क्या कर रहे थे कि स्टार्टिंग लाइन लिख रहे थे और जो हमसे पूछा था वो लिख रहे थे, क्योंकि वर्ड लिमिट कम होती है। यहाँ हमारे पास में अच्छी खासी वर्ड लिमिट होती है, एक स्टार्टिंग लाइन भी रखो और एक एंडिंग लाइन भी रखो और फाइनली मेन पार्ट लिख दो। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, आप हाईलाइट करो तो आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। सो हम वहीं उसी चीज पर आ गए दोबारा कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो शायद इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, शायद उन्हें पता है कि आंसर किस तरह से लिखना है। तो मैं क्या चाहती हूं कि आपको भी पता रहे कि आंसर कैसे लिखना है, ताकि आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको लॉन्ग में लिखना है। द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एक्सप्लेन। अब मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्या पूछा है कि इंपैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करके बताओ। मतलब इन शॉर्ट किस एक चीज की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है ग्लोबलाइजेशन की। अब लॉन्ग में पूछा है कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे इसका आंसर लिखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्म इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके ये सारे कारण थे और इंडिया में ऐसा हुआ ग्लोबलाइजेशन से। ये आपने लिखा, कहानी लिख दी। टीचर इतनी कहानी नहीं पढ़ते। टीचर्स का एक माइंडसेट भी होता है कि हमको किस तरीके से जो है, मतलब जैसे कोई बहुत अच्छी कॉपी आई है उनके सामने, उनने देखा ओहो यहाँ तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसने तो इंट्रोडक्शन भी लिखा है, इसने हाईलाइट्स भी करे हैं, इसने फ्लो चार्ट्स भी बनाए, जैसे डायग्राम्स वगैरह भी आप बनाते होगे, साइंस में बनाते होगे आप जो है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या हो गया कि टीचर को बहुत अच्छी कॉपी लगी कि हाँ इस स्टूडेंट ने सारी चीजें अच्छे से लिखी है। अब जस्ट सपोज किसी ऐसे स्टूडेंट्स की, इस स्टूडेंट के बाद में किसी ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर था जिसने इस तरीके से आंसर लिखा है, तो टीचर क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे उस स्टूडेंट ने तो ज्यादा अच्छा था, उसको मैंने इतने मार्क्स दिए हैं, तो इसको जो है एक आध पॉइंट क्या कर लिया, कम कर लिया। तो प्रेजेंटेशन जो है आपके आंसर की वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है। अब जैसे यहां पर हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ये हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बता दी। सेकंड हमने बताया कि जो इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे? सो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। या तो आप इसको अंडरलाइन कर दो या आप इसको ब्लू ब्लैक पेन जैसे भी आप लिखते हो वैसे लिख दो, ठीक है। और फिर ये यहां पर आपने पूरा एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करना है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूं आपको क्योंकि मैं जस्ट आपको पैटर्न बता रही हूं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको लिखा, नोट डाउन करा एंड फाइनली व्हाट, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब एक एंडिंग लाइन की ग्लोबलाइजेशन जो था तो वो उसमें उसका ये मीनिंग होता है, उसके ये सारे इंपैक्ट रहे हैं, कहीं यूनिफॉर्म थे कहीं नहीं थे, डेवलप्ड कंट्रीज में जो थे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जो नॉन डेवलपिंग थी या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी तो वहां पर उतने ज्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा डिटेल में बताया। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो बहुत ही, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो एक पूरी एक मार्केट बन गया, सिंगल मार्केट बन गया जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। कुछ इस तरीके से एक स्टार्ट किया और फाइनली एंड। क्लियर है? आ गया यहां तक समझ में? अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे वो होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है,
सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन। ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास में वर्ड लिमिट होती है करीब 200 to 250 वर्ड्स। हायर क्लासेस में आएंगे तो इतनी होती है, छोटी क्लासेस में है तो 100-150 वर्ड्स होती है। तो बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना है। बहुत बार क्वेश्चन आंसर में ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आपसे जो है सेपरेटली ऐसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है ऐसे लिखो, आप जो है महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे लिखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जो है कैसे उसको आंसर करना है, क्या एक पैटर्न आपका होना चाहिए। सबसे पहले सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब ये होता है कि आप अपने इस ऐसे में क्या सारी चीजें इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। कैसे करोगे, देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी। इंट्रोडक्शन, जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है उसका आपने इंट्रोडक्शन दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इंपैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, इंक्लूड एग्जाम्पल्स, इंक्लूड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो महात्मा गांधी के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, विवेकानंद के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, तो उनके जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे अगर वो आपको याद है तो उसको आप बीच बीच में इंक्लूड कर दो। अच्छे से लिखो उसको, थोड़ा सा जो है अगर आपको कैलीग्राफी वगैरह आती है तो अच्छे से जो है उस राइटिंग में उसको लिखो, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन, देखो कैसे लिखोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। What are the environmental consequences of increasing demand for energy? डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बताया, और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अलग से सेपरेटली किसी के बारे में पूछा है, ऐसे पूछा है, तो आप वो कैसे लिखोगे। अब यहाँ हम समझे तो सबसे पहले आएंगे आपके सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में आप क्या बताओगे कि मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दूंगा, या मैं मीनिंग बताऊंगा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, डिफाइन करूंगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के टाइप्स भी बताऊंगा, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की वो भी बताऊंगा, कैसे हम एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, कंक्लूजन भी दूंगा। ये हो गए आपके सिनॉप्सिस, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, इन्हें ही आपको एक्सप्लेन कर देना है। बस आपको हर एक चीज डिटेल में लिखनी है, आपको जितना कुछ आपको पता है टॉपिक से रिलेटेड वो सारा आपको इंक्लूड करना है, बट वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। मान लो 6 मार्क्स का ऐसे पूछा, आप 10 मार्क्स का लिख दो तो 10 मार्क्स नहीं देने वाला है टीचर, वो 6 मार्क्स ही देगा, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब इतना सारा कुछ समझने के बाद में कि क्या सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आपको उसको आंसर करना है, इतना सारा कुछ समझने के बाद में कुछ और 2-4 पॉइंट्स जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करो, आप अगर अलाउड है तो आप वॉच अपने साथ में लेके जाओ, आप जो है टाइम को डिवाइड कर लो। जैसे आप क्या करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, उसमें देख लो कि कौन से जो है सबसे ज्यादा मार्क्स वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज 4 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको इसमें से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उन 3 क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि इनके मार्क्स ज्यादा हैं। बट क्या मैंने आपसे कहा, भावनाओं में नहीं बहना है। अगर मान लो ये 6 मार्क्स के पहले अटेम्प्ट करे और जस्ट सपोज 3 आवर्स का जो है पूरा एग्जाम था और 1.5 आवर्स आपने अगर सिर्फ इन्हें लिखने में वेस्ट कर दिया, तो आप आगे के ना ही अच्छे से आंसर लिख पाओगे और ना ही आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से जो है टाइम को मैनेज करो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कितनी देर में निपटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है तो आप डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ पर जो है लॉन्ग में लिखना है, तो मैं 1 आवर में ये पूरे कर दूंगा, और जितने भी मेरे पास में जो और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं 1.5 आवर में कर दूंगा। हाफ आवर में या 45 मिनट्स में मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को कर लूंगा, और 15 मिनट में मैं पूरे अपने पेपर को एक बार चेक भी कर लूंगा। चेक भी करना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है हम चेक नहीं करते हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं नहीं किए हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चंस छूट जाएंगे, नहीं लिख पाओगे आंसर्स, मतलब नहीं लिख पाओगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट, हाउ, व्हाई, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट पूछा है, व्हाट का आंसर दो, व्हाई पूछा है, व्हाई का आंसर दो, एक्सप्लेन करने को बोला है, एक्सप्लेन करो। मान लो व्हाट पूछा है, हाउ का आंसर दे रहे हो, व्हाई पूछा है, व्हाट का आंसर दे रहे हो, तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा। वही वाली बात होगी कि चिप्स मांगी है और जो शॉपकीपर हैं वो हमको बिस्किट दे रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है। Which section to start first? सबसे पहले कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है ये डिसाइड कर लो। स्टार्ट विद मैक्सिमम मार्क्स कंटेनिंग क्वेश्चंस, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं जिन क्वेश्चंस में, उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करो। अगर ये आपने प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे आप, तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज ही से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस तरीके से जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ वो फॉलो नहीं कर
पाओगे। जैसे सपोज आपने मेरा पैटर्न सुना और आप एग्जाम में गए और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आप टाइम मैनेज ना कर पाओ। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट कर दो। अगर 7th 8th में पढ़ रहे हो तो अभी से अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो बोर्ड्स में तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए आंसर राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को सारा कुछ याद हो जाता है बट वो लिख नहीं पाते, उनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंसर मतलब आप लिखते कैसे हो, आपका जो लिखने की आपकी मतलब जो राइटिंग है वो कैसी है। अगर आप बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रहे हो तो आपने कितना अच्छा भी आंसर लिखा हो तो थोड़े से मार्क्स तो कट हो ही जाते हैं। तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, ये दोनों काम करो। इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस जरूर कंप्लीट करके जाओ। मान लो कुछ भी ना पढ़ो और बस ऐसे ही लिखने लग जाओगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसके आंसर हमको नहीं पता होते, बट अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ पता है और आपने बहुत अच्छी राइटिंग में और बहुत अच्छे से उस आंसर को प्रेजेंट किया है तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है स्मार्ट होना भी अच्छी चीज होती है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए। स्टिल कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट है, आपको और कोई चीज भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका भी आंसर करूंगी। क्लियर है? आप अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और एक और काम करो, अकेले अकेले पढ़ाई मत करो, अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को बताओ जिन्हें भी जरूरत है कि मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के लेक्चर्स जो हैं हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो फटाफट इसको भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।